हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे चैनल पे एक लेक्चर सीरीज चल रहा है केमिस्ट्री का। उसमें मैं हर लेक्चर में अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा है। उस चैप्टर में आज हम लोग डिटर्जेंट एंड सोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि सोप एंड डिटर्जेंट जो होता है वो वर्क कैसे करता है। इसके अलावा फिर मिसेल का फॉर्मेशन जो होता है, मिसेल फॉर्मेशन, ये भी मैं बताऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोग आज जान जाइएगा कि आपका जो कपड़ा है वो कैसे साफ़ होता है। वो किस, जैसे आप लोग सोप भी यूज करते होंगे, डिटर्जेंट मतलब जिसको सर्फ भी बोला जाता है वो भी यूज करते होंगे। तो कहाँ पे सोप यूज किया जाता है, कहाँ पे डिटर्जेंट यूज किया जाता है, कहाँ पे दोनों यूज किया जा सकता है, तो इस बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। बुक में दिया हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे एकदम सिंप्लीफाई करके बताऊंगा जिससे आप लोग को समझने में बहुत आसानी हो। ये बताने से पहले मैं कुछ टर्म है उसको बता दूं जिससे आप लोग को ये जो मिसेल फॉर्मेशन है इसके बारे में समझने में आप लोग को काफ़ी आसानी होगा। तो सबसे पहला मैं बताऊंगा कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। दूसरा बताऊंगा हाइड्रोफोबिक। तीसरा बताऊंगा पोलर। चौथा बताऊंगा नॉन पोलर। तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से सोप वर्क करता है और किस तरह से डिटर्जेंट वर्क करता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं अभी आप लोग को सबसे पहले ये 4 टर्म बताऊंगा, इसके बाद सोप और डिटर्जेंट के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रो और फिलिक, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, H2O जिसका केमिकल फार्मूला होता है, और फिलिक मतलब होता है एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लव। मतलब ये पानी के प्रति जो आकर्षण रखता हो, पानी से जिसका लगाव हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और इसी के विपरीत हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वही वाटर, और फोबिक मतलब जो पानी को रिपेल करता हो, पानी को जो रिपेल करता हो, जिसमें उसके प्रति क्या हो, रिपल्सन हो, जिसमें क्या हो, रिपल्सन हो, जो रिपेल करता हो, जो रिपल्सन हो। तो जो वाटर के प्रति प्रेम रखता हो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और जो वाटर के प्रति, पानी के प्रति जो नफरत रखता हो, मतलब उसमें वो सॉल्यूबल नहीं होगा, उसको बोला जाएगा हाइड्रोफोबिक। तो ये तो हो गया हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इस टर्म, ये दोनों टर्म का हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, ये दोनों टर्म का यूज होगा आपका मिसेल फॉर्मेशन में। ये दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं इसको ये स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग मैं बताऊंगा पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, जैसे H2O है, तो क्या क्या से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होने के बाद भी क्या होता है कि इनके बीच में क्या होता है, जैसे देखिए 2 आदमी के बीच में कोई चीज़ का साझा होता है, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जब पार्टिसिपेशन होता है, मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। तो इस कारण से जो ये इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसके तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वैसे इस केस में होता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, चार्ज का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब ध्रुवीकरण हो रहा है। मतलब शेयर होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों के बीच में शेयर होने के बाद भी ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड है। तो इस तरह का कोई भी चीज़ रहता है जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के प्रति अट्रैक्टेड हो, दूसरा एलिमेंट उसको अपने तरफ खींच के रखे, तो उसको बोला जाता है पोलर, पोलर इन नेचर। ये देखिए यहाँ पे देखिए जो नॉन पोलर होता है ये क्या रहता है कि जैसे अब मीथेन है CH4, तो इसमें क्या रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है,
कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैं यहाँ पे एक नया टर्म बता रहा हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ। मतलब इलेक्ट्रॉन का भूख, जिस एलिमेंट का जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति उतना ज़्यादा भूखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ज़्यादा भूखा है, उसको उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर मिल होगा तो वो अपने तरफ उसको खींच के रखेगा। तो यहीं पे कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। तो मीथेन जो होता है ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, और ये जो होता है क्या होता है, पोलर होता है। तो इसी तरह से आप देखिए इसका पोलर और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मैं थोड़ा सा ऑर्डर लिख देता हूँ, FOClNBrSiCpH, इसके बाद जो भी आएगा उससे कम रहेगा, मतलब इस तरह से इसका ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर ब्रोमीन, फिर सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। इसके बाद और जो जो एलिमेंट आएगा इससे कम ही उन लोगों का होता है, उस एलिमेंट का इससे कम होता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में देखिए बहुत कम का फ़र्क है, ये इससे बस एक स्टेप आगे है। वही बात किया जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, देखिए हाइड्रोजन दूसरे सिरे पे है, ऑक्सीजन पहले सिरे पे है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है फिर भी दोनों के बीच में क्या बन जाता है, पोलर बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड होने के बाद भी इस पे इलेक्ट्रॉन का अधिकार ज़्यादा होता है, इस पर कम होता है, इस कारण से इस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये क्या क्या मैंने बताया, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, पोलर एंड नॉन पोलर। अब चलिए हम लोग आज चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये बेसिक था, ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसके बिना आप लोग को मिसल फॉर्मेशन में आप लोग समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये सारा टर्मिनोलॉजी मिसल फॉर्मेशन में यूज किया गया है, इसीलिए इसको मैंने पहले डिस्कस कर दिया। अब देखिए सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे, पहले मिसल फॉर्मेशन का बात करेंगे, उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट का बात करेंगे। देखिए जो सोप एंड डिटर्जेंट रहता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना होता है। जैसे जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको जब NOH से रिएक्ट किया जाता है तो वो क्या बना देता है, वो बना देता है सोप। लॉन्ग चेन वो फैटी एसिड बना देता है। देखिए जैसे देखिए इसको अगर CH3 CH2 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 इसी तरह से और जाते जाइए, उसके बाद COOH, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसको जब हम NaOH से रिएक्ट कराते हैं, NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, जितना ऊपर CH2 है उतना CH2 नीचे भी रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, COONA। एक तरह से ये पोलर बन जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सोप का यही फॉर्मूला था। इसमें और मॉलिक्यूल रहता है, मैं उतना लंबा लिख नहीं सकता इसलिए बोर्ड, देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, C17H35 COONA, इसका जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में ये होता है, लेकिन मैं इतना लंबा लिखूंगा तो ये काफ़ी बड़ा चला जाएगा, इसलिए मैंने ये इस ब्रैकेट का यूज किया। जब भी मैं ब्रैकेट यूज करूँ तो समझिए इसका फॉर्मूला और लंबा होने वाला है। तो यही है आपके सोप का फॉर्मूला, सोप का फॉर्मूला यही है। यही क्या होता है, इसी को हम लोग देखिए NCERT में इस टाइप से दिखा दिया, जो CH2 इसको ऐसे ऐसे दिखा दिया, ऐसे 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 ऐसे, इसके बाद लास्ट में एक गोला बना दिया है। तो ये जहाँ पे भी आप कॉर्नर देख रहे हैं कार्बन है, क्या है, कार्बन है। तो इसको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सिंप्लीफाई करके आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब जो हो गया, यहाँ पे दो बातें निकल के आती है। यहाँ पे जो ये पोर्शन हो गया, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये मैंने बताया कि एक मैंने क्या सोप का एग्जांपल लिया, फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि ये सोप वर्क कैसे करता है आपके कपड़े के सफाई में। देखिए होता क्या है कि ये जो मैंने अभी सोप का फॉर्मूला लिखा, यही मिसल का फॉर्मेशन करता है, मतलब मिसल बनाता है। अब ये बनाता कैसे है, इसमें देखिए दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये देखिए कुछ इस टाइप का ऐसे 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 जिगजैग फैशन में रहता है। ये लास्ट में C+O और Na ऐसा रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव इस तरह का रहता है। ये एक्चुअली में COOH था एसिड, उसी से ये डिराइव्ड होकर बना, इसीलिए बोला जाता है कि ये
कार्बोजेलिक एसिड से ही ये क्या कार्बोजेलिक एसिड से डिराइव करके ये बनाया गया है, इसी से इसका फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है ये मैंने अभी बताया। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये वाला जो पोर्शन है जो जिगजैग फैशन में है यहाँ तक, ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, ये वाटर रिपेलिंग। एक क्या हो गया, सोप के एक ही मॉलिक्यूल में, ये सोप का एक मॉलिक्यूल है, ये सोप का एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से बहुत सारा मॉलिक्यूल रहता है जब आप सोप को यूज करते हैं अपना कपड़ा धोने के लिए। तो एक ही मॉलिक्यूल में देखिए क्या है, आधा पोर्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है और एक जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। तो जब हम लोग इसको देखिए वर्किंग मैकेनिज्म इसमें होता क्या कि जब आप लोग वाटर में इसको डालते हैं तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोफोबिक होगा वो एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा और जो हाइड्रोफिलिक होगा वो एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए मैं इसको अभी बता रहा हूँ ये बनता कैसे है। ये देखिए और ये लॉन्ग चेन रहेगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, पहले ही आपको बता दिया हूँ, ये इसका फॉर्मूला ही बता दिया हूँ। ये देखिए इस तरह का जो ये फॉर्मेशन होता है, ये ओवरऑल जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोला जाता है मिसेल्स। यही जो फॉर्मेशन है इसको बोला जाता है मिसेल्स। अब ये देखिए बन कैसे रहा है, ये जो एक मॉलिक्यूल है, अब डिटर्जेंट आप यूज करते हैं तो एक मॉलिक्यूल तो आपको कपड़ा साफ कर नहीं सकता है, वो सोप के फॉर्म में रहता है, टिकिया के फॉर्म में रहता है, जिसको आप हाथ में लेके अपने कपड़े के ऊपर रब करते हैं, उसके बाद उसमें पानी में पहले भिगो देते हैं, उसके बाद उस पर रब करते हैं, फिर वो साफ़ होता है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताता हूँ, जो भी डर्ट होता है वो वाइली इन नेचर होता है, वाइली होता है। जैसे ग्रीस हो गया, वाइल हो गया, डर्ट हो गया, ये वाइली होता है, तो वाइली इन नेचर होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये देखिए ये जो पोर्शन था, ये सोडियम प्लस यहाँ पे रहता है, Na प्लस ये वाला जो पोर्शन है Na प्लस ये जो पोर्शन है सब वही है Na प्लस। तो ये वाला पोर्शन मैंने क्या बताया था, ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये हाइड्रोफोबिक है। ये जो क्या है, ये जो पोर्शन होता है इधर वाला जो ये पोर्शन है पूरा, ये वाला जो पोर्शन होता है हाइड्रोफिलिक होता है। ये जो पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये एक जगह अपना समूह बना लेते हैं और क्या करते हैं, यहीं पे ये डर्ट पे जाके अटैक करते हैं। मतलब कहने का मतलब है डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट है मतलब ये समझिए कि डिटर्जेंट का एक मॉलिक्यूल है, तो ये डिटर्जेंट का हाथ समझिए डर्ट को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, ऐसे ग्रैब कर लेता है। ये जो गंदगी का जो मॉलिक्यूल है, ग्रीस हो गया, डर्ट हो गया, उसको क्या करता है, मिसल फॉर्मेशन होने के बाद वो डर्ट को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। उसके बाद फिर फर्दर आप पानी में जब कपड़ा को धोते हैं तो ये पकड़ के उसको रखा, फिर आप पानी में डुबोए तो देखते होंगे कि जब आप शर्ट को पानी में डुबो के या साफ साबुन लगाने के बाद जब ऊपर करते होंगे तो पानी नीचे गंदा दिखता होगा। तो वो जो गंदगी था वो मिसल फॉर्मेशन बना के इसको डर्ट को जैसे हाथ जैसा पंजा जैसा समझ सकते हैं, उसको पकड़ लेता है और वो पानी में रह जाता है। आपका कपड़ा साफ़ हो गया, आपका स्कूल यूनिफॉर्म साफ़ हो गया, पहन के जाइए आराम से। तो यही होता है। यहाँ पर दो बातें समझने वाली थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक पोर्शन जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, एक पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है। और जो हाइड्रोफिलिक होता है वही अपना एक्यूमुलेशन कुछ इस टाइप से कर लेता है कि वो अपना एक सिरा एक जगह पे जमा लेता है, उसी में वो क्या करता है, डर्ट को फंसा लेता है। डर्ट को फंसाने के बाद जब आपने कपड़ा पे साबुन रब किया तो उसमें डर्ट को फंसा लिया, उसके बाद वो पानी में जब आपने उसको रिंस ऑफ किया मतलब धोया, तो फिर वो गंदगी के रूप में गंदा पानी आपके बकेट में जमा हो जाता है। तो यही है, ये क्या है, डर्ट है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डर्ट। तो यह इसी तरह से क्या हुआ, आपका साफ़ हो गया। देखिए और ये जो मैंने था ये एनसीईआरटी में आपको ये नहीं दिया कि ये सब कार्बन रहता है, एक्चुअली में कार्बन ही रहता है। इसका मैंने फार्मूला भी अभी लिखा था कितना, C17H35COO Na, ये माइनस ये प्लस, यही फार्मूला है।
लेकिन अब इतना लंबा सी तक 17 तक तो लिख नहीं सकते, तो शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया जाता है। तो इसका मैकेनिज़्म यही था। अब देखिए, अब बात आता है कि डिटर्जेंट, और ये तो मिसल हो गया। मिसल फॉर्मेशन में मेरे को नहीं लगता कि यहाँ कोई डाउट होना चाहिए। मैं एकदम जीरो लेवल से चला हूँ और जितना तक हो सकता है मैंने पूरे बता दिया है। अब आप मिसल, आप अगर इसको अच्छे से समझ सकते हैं तो आप अपने लैंग्वेज में इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और अच्छा मार्क्स आपका, अगर एग्ज़ाम में इसको आता है लिख के, आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसको आप अपने लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था हाइड्रोफोबिक, ये था हाइड्रोफिलिक, और किस तरह से फॉर्मेशन होता है ये मैंने अब बता दिया। अब देखिए, बात आता है कि सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है। सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अभी तक जो हमारा डिस्कशन था ये क्या चल रहा था, सोप पे। अब देखिए, अब डिटर्जेंट के बारे में बात करता हूँ। ये जो रहता है ये सोडियम का सॉल्ट रहता है। हाई क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम है, तो ये सोडियम का सॉल्ट रहता है। और जो डिटर्जेंट होता है ये क्या रहता है, कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट रहता है। इसमें जो मतलब आयन वाला जो पोर्शन रहता है वो SO4Na रहता है, और इसमें जो आयन वाला पोर्शन रहता है वो क्या रहता है, COONA रहता है। तो ये डिफरेंस है। ये किस में हो गया, ये सोप में, और ये किस में हो गया, डिटर्जेंट में। तो देखिए, अभी मैं जो बताया था पोलर और नॉन पोलर वाला कॉन्सेप्ट, तो यही है। ये देखिए, ये क्या है, ये एक तरह से प्लस माइनस में है, तो क्या हो गया, एक पोलर हो गया। तो देखिए, वाटर जो है क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। मतलब वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है पोलर इन नेचर होता है। H2O जो है पोलर इन नेचर होता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये नॉन पोलर होता है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए मैं बताया था कि जो नॉन पोलर होता है वो आधे हिस्से को ऑक्यूपाई करता है, जो पोलर होता है वो उसका हेड को ऑक्यूपाई करता है। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक। इसको क्या बोला जाता है, टेल। इसको हाइड्रोफिलिक टेल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक हेड बोला जाता है। इसमें आप जोड़ लीजिएगा, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड। तो इस तरह से देखिए, ये डिटर्जेंट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्या रहता है, ये कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट रहता है, ये सिर्फ सोडियम का सॉल्ट रहता है। तो यही डिफरेंस हो जाता है दोनों में। और इसका जो आयोनिक पोर्शन है, मतलब जिसमें पोलराइजेशन है, वो SO4Na है, और ये क्या है, COONA है। तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई समझने में दिक्कत हुआ होगा। चलिए, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कि और क्या क्या सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस होता है। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि हार्ड वाटर होता है। तो हार्ड वाटर क्यों होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये दोनों आयन का जो प्रेजेंस होगा 2+, ये दोनों आयन के कारण हार्डनेस होता है वाटर में, परमानेंट हार्डनेस होता है। ये देखिए, ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो वाटर में अवेलेबल रहेगा, जो वाटर में अवेलेबल रहता है, तो अगर आप उसमें सोप यूज किए, मान लिया ये पानी है, इसमें अगर आप सोप यूज किए तो इसमें क्या कर देता है, स्कम का फॉर्मेशन कर देता है, और लेदर नहीं होगा। लेदर बोले तो जिसको हिंदी में झाग बोला जाता है, तो ये झाग नहीं बनने देता है। हार्ड वाटर में जो है, अगर आप साबुन का यूज करते हो तो उसमें झाग नहीं बनेगा, बनेगा भी तो कम बनेगा। मतलब अगर आप एक शर्ट आपको धोना है, 2 शर्ट धोना है, तो आपका पूरा साबुन का टिकिया घिस जाएगा, तब भी साफ़ होगा कि नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो हार्ड वाटर में हम लोग सोप का यूज नहीं करते हैं। इसको अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नहीं करते हैं हार्ड वाटर में सोप का यूज। हार्ड वाटर में सोप का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्कम का फॉर्मेशन कर देता है, जिस कारण से लेदर यानी झाग का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब झाग बनेगा नहीं तो साफ़ होगा कैसे। जैसे वो झाग बनने से होता क्या था, वो मिसल बन जाता था। मिसल बनने के कारण क्या होता था,
जो भी डर्ट रहता था उसको क्या पकड़ लेता था, पकड़ के फिर जब उस पर आप पानी डाल देते तो उसको लेके बाहर निकल जाता था, आपका कपड़ा साफ़ हो गया। तो जब हार्ड वाटर रहता था तो हम लोग सोप का यूज करेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ा, मतलब इसका एफिशिएंसी कम है। एक सोप में आप जितना कपड़ा, बहुत कम कपड़ा धुलेगा, तो इससे नुकसान होने वाले को भरपाई करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या इन्वेंशन किया, डिटर्जेंट का। किसका बच्चों? डिटर्जेंट का। तो सोप के बाद क्या इन्वेंशन हुआ? डिटर्जेंट का। मैंने अभी बताया था कि डिटर्जेंट में जो आयोनिक पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है SO4Na, ये इसका आयोनिक पार्ट होता है। तो देखिए अब डिटर्जेंट में डिटर्जेंट से फ़ायदा क्या हो जाता है कि ये मैग्नीशियम, कैल्शियम अगर वाटर में प्रेजेंट है, हार्ड वाटर में, फिर भी ये उसको स्कम नहीं बनने देता है और लेदर का फॉर्मेशन करता है, जिस कारण से ये साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि जो हार्ड वाटर में हम लोग डिटर्जेंट का यूज क्यों करते हैं, मतलब सर्फ का यूज क्यों करते हैं, और सॉफ्ट वाटर में सोप का यानी साबुन का क्यों यूज करते हैं। तो बेसिक रीज़न यही है। हार्ड वाटर में आप लोग बोलिएगा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का आयन अवेलेबल रहता है जो स्कम का फॉर्मेशन कर देता है, जिस कारण से कपड़ा साफ़ नहीं हो पाता है। वही जब डिटर्जेंट यूज करते हैं तो वो स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेदर बनाता है और उसको साफ़ कर देता है। तो यही बेसिक डिफरेंस था क्या, सोप में और डिटर्जेंट में। मतलब सोप आप सिर्फ सॉफ्ट वाटर के लिए यूज कर सकते हैं, अगर हार्ड वाटर में यूज भी करते हैं तो उसका एफिशिएंसी कम होता है। अगर आपको 4 कपड़ा धोना है तो 1 सोप का यूज हो जाएगा। वही आप थोड़ा सा 10 ग्राम 15 ग्राम डिटर्जेंट का यूज करते हैं वो हार्ड वाटर में सेम धुलाई के लिए, तो डिटर्जेंट कम में ही उसको साफ़ कर देगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि सोप से ज़्यादा इफ़िशिएंट कौन है? डिटर्जेंट। बट किसके लिए? हार्ड वाटर के लिए। और डिटर्जेंट आप सॉफ्ट वाटर में तो आराम से यूज कर ही सकते हैं। डिटर्जेंट है वो आराम से सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दोनों में यूज हो सकता है। सॉफ्ट वाटर बोले तो जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन का प्रेजेंस नहीं हो, उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं वो सॉफ्ट वाटर ही होता है। हार्ड वाटर नहीं पीते क्योंकि वो उसमें खारापन होता है, जिसको लेमन टर्म में, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में खारापन बोला जाता है। तो खारे पानी में हम लोग किसका यूज करेंगे? डिटर्जेंट का यूज करेंगे, ना कि सोप का यूज करेंगे। तो ये तो था आज सोप और डिटर्जेंट के बारे में। इससे जो भी टेक्निकल रिलेटेड टर्म था, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, आयोनिक नहीं, पोलर और नॉन पोलर जो भी था वो मैंने बता दिया। अब देखिए पोलर और नॉन पोलर की बात आती है तो थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। देखिए कोई भी चीज़ होता है, देखिए एक और मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि पोलर जो, कोई भी अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। पोलर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही घुलता है। इसका एक सबसे अच्छा मैं एक लाइन में डिफिनीशन बता देता हूँ। लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब सेम में सेम घुलता है। जैसे वाटर क्या है? वाटर मैंने बताया था H2O है, क्या है ये? पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है। मतलब इसमें चार्ज जो है वो पोलराइज हो जाता है। और जैसे देखिए आप अगर पानी में, वाटर में केरोसिन ऑयल डालते होंगे तो देखते होंगे कि इसके सरफेस पे जमा हो जाता है, इसमें मिक्स नहीं होता है। तो रीज़न क्या है? जो केरोसिन का ये ऑयल होता है वो कार्बन का, वो बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही रहता है, लॉन्ग चेन। तो ये क्या है? ये नॉन पोलर है। तो ये जब नॉन पोलर है और वाटर क्या है? पोलर है। तो नॉन पोलर में पोलर कभी भी घुल नहीं सकता है, नॉन पोलर में पोलर कभी भी घुल नहीं सकता है। तो पोलर में पोलर ही घुलेगा, पोलर सॉल्वेंट या पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर में ही घुलता है, और नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही घुलता है। तो मिसेल का फॉर्मेशन में देख रहे थे कि एक जो पोर्शन है, जैसे इस टाइप का जो पोर्शन है ये क्या है? ये नॉन पोलर इन नेचर है, और ये वाला जो पोर्शन है ये पोलर इन नेचर है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि ये जो नॉन पोलर होता है, ये जो पोलर होता है, ये वाटर के साथ ऐसा रिएक्ट करता है कि ये क्या बना देता है? ये हो जाता है आपका हाइड्रोफिलिक पोर्शन हो जाता है, क्योंकि वाटर भी क्या है? पोलर है। और ये क्या हो जाता है? नॉन पोलर। ये क्या बन जाता है? ये हाइड्रोफोबिक हो गया। हाइड्रोफोबिक हो गया, ये क्या अब डर्ट के साथ क्या बनेगा? यहीं पे जो बना रहता है ये डर्ट, इससे क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बताया था पोलर और नॉन पोलर का, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में
डिटर्जेंट के सोप के एक ही मॉलिक्यूल में आधा पोर्शन है वो पोलर है और आधा जो पोर्शन है वो नॉन पोलर है। यहाँ ये पोलर है और इधर जो हाफ पोर्शन है नॉन पोलर है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि डिटर्जेंट क्या होता है, सोप क्या होता है, कहाँ पे हम लोग डिटर्जेंट का यूज करेंगे, कहाँ पे सोप का यूज करेंगे, और मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में और अच्छे से बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसको समाप्त कर दिया है। पूरी तरीके से हम लोगों ने 5-6 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप जाके देखिए। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो रिस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।